हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट सितंबर 2014 का पेपर, जिसका बुकलेट कोड है आर, और इसके हम मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा दिया हुआ कि द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। एक मशीन दे रखी है और उसकी वैल्यू जो है डिप्रिशिएट हो रही है, मतलब माइनस हो रही है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कम हो रही है। डिप्रिशिएट का मतलब कम हो रही है, और इसके बाद किस रेट पर कम हो रही है, और इसमें रेट दे रखा है 10% पर ईयर। एक साल में उसका 10% कम हो जाता है। सेकेंड थिंग है, इट वाज परचेज 3 years एगो। ये 3 साल पहले खरीदी गई थी, तो परचेज 3 years एगो, मतलब अभी से अभी की बात नहीं चल रही, 3 साल पहले खरीदी गई थी ये। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 1,45,800, प्रेजेंट वैल्यू है इसकी 1,45,800 रुपीज। और फॉर हाउ मच वॉज इट परचेज, तो ये कितने की खरीदी गई थी, उस टाइम की बात चल रही है कि उस समय इसने कितने खरीदी थी। देखिए, अगर आप इसे, जैसे कि हमारे पास परचेज 3 years एगो टाइम दे रखा है 3 साल पहले, अभी इसकी वैल्यू ये है, इस रेट से कम हो रही है, तो हम या तो ये करें कि सबसे पहले 3 साल पहले की कीमत को मान लें हम, फिर इसका 10% कम करते जाएं, हर साल का 3 बार कम करना पड़ेगा। दूसरा तरीका यह है कि आपने 8th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूं। A इक्वल्स टू होता है P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। A फॉर होता है इसमें अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है जो भी हमने पैसा दिया है वो ब्याज लगने के बाद क्या बना, वो अमाउंट कहलाता है। P फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब है जो भी हमने पैसे दिए वो अमाउंट। R फॉर रेट होता है, और N फॉर होता है नंबर ऑफ ईयर, इसे आप टाइम भी कह सकते हैं। अगर टाइम ईयर में लगा है तो ईयर में लगेगा, या उसके कभी कभी टाइम मंथ में दिया होता तो उसको भी चेंज करना होता है। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि 8th क्लास का है, बहुत ही आसान है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये अमाउंट में ही लगे, कोई भी चीज के रेट कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उसमें भी हम इसे लगा सकते हैं। अब देखिए, प्लस का साइन ये बताता है कि अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब अभी मैंने कोई भी चीज खरीदी है तो हर साल 10% बढ़ रही है, लेकिन यहां पर हो रहा है कम, तो कम होगा तो इसमें यहां पर प्लस की जगह लग जाएगा माइनस। अब इसमें देखिए, अमाउंट का मतलब क्या हुआ। अमाउंट का मतलब मैंने बताया कि अभी कि मैंने 100 रुपीज दिए, 3 साल में उस पर 30 रुपए ब्याज लगा, और अब जाके वो 130 बन गया। 100 रुपीज दिए, 3 साल में 30 रुपए ब्याज लगा, और 130 रुपए हो गया। तो जो हम पैसे देते हैं वो कहलाता है प्रिंसिपल, जो बन जाता है वो कहलाता है अमाउंट, और कितना रुपए ऐड हुआ है ये कहलाता है इसका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है या सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, और ये हमारा टाइम है जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां पर देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। A इक्वल्स टू हो जाएगा P1 माइनस R, कैपिटल R या स्मॉल r कोई सा बना सकते हैं, की पावर n। 3 साल बाद, अभी प्रेजेंट वैल्यू ये है, अगर हम उस टाइम की बात करते हैं तो उस समय क्या बोलेगा कि 3 साल बाद ये कीमत हो जाएगी। 3 साल बाद ही हुई ना ये, तो ये कीमत है हमारी अमाउंट। प्रिंसिपल मतलब 3 साल पहले की कीमत हमें नहीं पता है कि 3 साल पहले उसने, चलिए इस मशीन को हटा दी जाए तो पैसे की बात करें कि 3 साल पहले उसने कितने पैसे दिए, ये पूछ रहा है, तो हमें नहीं पता कितने पैसे दिए, लेकिन हमें यह पता है कि अब आके उसके इतने पैसे हो चुके हैं। तो 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है, किस परसेंट से घट रही है, 10% से, तो 10 अपॉन 100, और कितने टाइम में, 3। क्लियर हो गया। अभी मैं यहां समझा रहा हूं तो मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है, जब आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, आपके 1 मिनट का टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए यहां बचा P, यहां बचा 1 माइनस 1 अपॉन 10, और होल पावर चल रहा है 3।
एलसीएम ले लें इसका, तो देखिए 10 बन जाए 10 -1, तो ये हो जाएगा 9/10 की पावर 3, और इधर अमाउंट है 145,800। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, जो अपॉन में नंबर होता है वो चला जाता है बराबर में मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो नंबर चला जाता है अपॉन में। तो देखिए यहां पर है 145,800, और 10 टू द पावर 3 है, तो यहां पर 10 टू द पावर 3 ऊपर आ गया और 9 टू द पावर 3 नीचे आ गया, और इधर रह गया हमारा प्रिंसिपल। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से हम, चलिए इसे 9 को हम पावर हटा के 3 बार लिख सकते हैं, इसी लाइन में कट जाएगा। इसे 9 से काटना शुरू करेंगे, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 5 बचेगा, 9 6 जा 9, 2 जा 00, अगेन 9 से कट जाएगा, 9 बन जा 9, बचेगा 7, और 9 8 जा 72, फिर से 9 से कटेगा 1 जा, और ये 2 जा 200, और 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, 10 10 जा 100, और 100 10 जा 1000, 1000 इक्वल्स टू पी। जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख। मतलब 3 साल पहले इस मशीन की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख रुपए थी, और अब जाके ये कितनी रह जाएगी, 1,45,800। तो जहां भी आपको दिखे कि कोई भी वैल्यू की कीमत, वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, अगर घट रही है तो ये, और बढ़ रही है तो इस फॉर्मूले से हम इसे लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, वो सही होगा। सेकंड क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ एक्स। 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, 32 क्वेश्चन नंबर है। सीपी, कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिख सकते हैं, तो सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल्स टू बराबर है एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल्स। प्रॉफिट दे रखा है 25% है। अब हमें इसे फाइंड करना है देन वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की क्या वैल्यू रही होगी, मतलब 20 आर्टिकल्स का सीपी कितने आर्टिकल्स के एसपी के बराबर होगा, हमें इसमें फाइंड करना है। क्लियर हो गया ये। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, कि आप क्या करें, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मान लें कि ऐसे क्वेश्चन जहां भी आपको दिखाई दे कि 20 आर्टिकल की कीमत 50 के बराबर है या 60 की कीमत 65 के बराबर है, तो एक सिंपल सा तरीका है कि लेट कर लीजिए, लेट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, मान लिया कि एक आर्टिकल 1 रुपए का है। क्लियर। तो सीपी ऑफ, अब यहां पर 20 है और इधर फिर एक्स भी है, तो सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, भाई एक अगर 1 रुपए का है तो 20 रुपए के हो गए, और एक्स रुपए के हो जाएंगे। क्लियर। और इसके साथ साथ अब इसमें सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स निकाल लिया है हमने, अब निकालने की सीपी ऑफ एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल दे रखा है, एक्स आर्टिकल्स का एसपी कितने के बराबर है, 20 आर्टिकल्स के सीपी के बराबर। देखिए जब एक्स आर्टिकल का एसपी दे रखा है किसके बराबर है, नाउ एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल्स, एक्स आर्टिकल का एसपी बराबर है 20 आर्टिकल्स के सीपी के, और 20 आर्टिकल का सीपी कितना है, 20 रुपीज। ये बात समझ में आ गई आपको। हमें एक्स आर्टिकल का सीपी भी पता लग गया, चलिए यहां पर लिख देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता हो। सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल का सीपी पता है हमें, एक्स आर्टिकल का एसपी भी पता है हमें, और हमें यह भी पता है कि प्रॉफिट हुआ है, वो भी प्रॉफिट परसेंट में दे रखा है। हर चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर हमें सीपी पता है, एसपी पता है, प्रॉफिट परसेंट भी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सीधे यहां पर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। क्लियर हो गया। प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है
जैसे कि हमें लाभ कब हुआ, हमें फायदा कब होता है, जब हम कम में खरीदें और ज्यादा में बेचें। इसका मतलब है कि कम में खरीदें और ज्यादा में बेचें, मतलब 20 ज्यादा है एक्स से। प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा, यहां से हम निकाल लें, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी है 20 और सीपी है एक्स। क्लियर हो गया? वैल्यू पुट करते हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 25, प्रॉफिट कितना हुआ 20 माइनस एक्स। देखिए ये सारा कैलकुलेशन तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग में करना है। ये नहीं कि आपको लग रहा है कि बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन तो हमारे इसी टाइप के आए हुए, आपकी सीटेट का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं तो मतलब ये क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, बहुत ही फास्ट करना है। इसकी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि हमें थोड़ा सा ये इतना ज्यादा टफ ना लगे। और अपॉन में सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया हमारे पास एक्स और मल्टीप्लाई हो गया 100। क्लियर? इसको x को यहां से 25 से काट सकते हैं, 25 बन जाए 25 और 25 4 जाए। ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई में है इसलिए कट गया, कहीं ऐसे मत काट देना। यहां बचा अब x, ये आ गया इधर। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 20 जा 80 माइनस का 4x। क्लियर? कभी कभी क्या होता है कि हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इसमें करना भूल जाते हैं, ये गलती ध्यान रखिएगा इसकी। माइनस का 4x इधर आके हो जाएगा प्लस का, बराबर में 80। 4x और 1x, 5x इक्वल्स टू 80। 5 से x को काट दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 16। तो आंसर हमारा दे रखा है इसमें 16, जो कि हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7 टू गेट -1। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 5th क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। कि लिखा हुआ है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7। इसमें से क्या घटाया जाए। हिंदी का भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा आइडिया लग जाएगा, नहीं तो इंग्लिश में भी समझना चाहिए आपको। कि फ्रॉम लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें से, फ्रॉम मींस से, इसमें से क्या घटाएं कि मिल जाए हमें -1, ये हमें मिल जाए। जैसे कि 3 में से क्या घटाएं कि 1 मिल जाए, तो भाई 3 में से क्या घटाएंगे आप, 3 में से 1 मिलेगा तो 2 घटाएंगे। 7 में से क्या घटाएंगे 2 मिल जाए, तो 7 में से क्या घटाएं तो 5 घटाएंगे। ये तो नॉर्मल सी बात रही। अब कैसे पता लगेगा 5 घटाएंगे, 7 में से क्या घटाएं कि 5 मिल जाए। तो हम यहां सर 7 में से 5 को घटा कर देख लेना, है ना भाई। 7 में से क्या घटाएं कि 5 मिल जाए, तो 7 में से हम 5 को घटा के देख ले, क्या मिलेगा 2, तो क्या घटाया जाएगा 2। क्लियर हो गया होगा? सिंपल सा है ये, देखिए फंडा आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। तो इसमें से क्या घटाएं हम, तो इसमें से हम इसी को ना घटा दें, तो यहां से सिंपल सा ये क्या करें, ये देखिए माइनस के नंबर को आप ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस लगाया और किसे घटाना है, माइनस के 1 को। क्लियर हो गया? अब इसे सॉल्व कर लीजिए। माइनस का 5/7 माइनस माइनस हो गया प्लस, हो गया 1। माइनस का 5 और ये 7 पहुंचेगा प्लस 1 के पास, हम एलसीएम लेंगे। 7 और 1 का एलसीएम 7 गया ऊपर। माइनस का 5 प्लस का 7, एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, क्या हो जाएगा माइनस होगा। 7 में से 5 का 2 बचा, बड़े वाले नंबर का साइन लेना है, तो आंसर हो जाएगा 2/7, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है इसमें कि अरेंज करना है इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में। माइनस का 11/20, 7/- का 15, 17/- का 30, माइनस का 3/10 आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, उतरता हुआ समझ लीजिए, बड़े से छोटे की ओर, और असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की ओर। डिसेंडिंग मतलब डाउन, थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिए, डिफॉल्ट डाउन नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, है ना। तो हम किसी भी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तभी लगा सकते हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब वो एक तरह से लाइक फ्रैक्शन हो। लाइक फ्रैक्शन मींस जिनके सभी के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब यहां पर सभी के डिनोमिनेटर हैं चेंज, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबका लेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, हम सब नंबर को एक साथ लेते हैं। अभी माइनस का हमें छोड़ देना, ठीक है, एलसीएम से हमें माइनस के मतलब नहीं है। 15, 30 और 10, इन सबका ले रहे हैं हम एलसीएम। एलसीएम लेते हैं तो हम सब नंबर को एक साथ लिखते हैं और सबसे छोटे वाले नंबर से करते हैं डिवाइड। 10 जा, जो नहीं कटा उसे ऐसे उतार दीजिए, 15 और 5 जा। इसके बाद 2 से करेंगे तो 5 जा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर
3 से काटेंगे, ये भी नहीं कटेगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 नहीं कटेगा और ये 5 से सारे कट जाएंगे। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा इन सबका प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो इन सभी का डिनोमिनेटर आ गया 60। और आपको अब क्या करना है, एग्जाम में बैठे हुए तो अभी सारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको थोड़ा फास्ट चलना है। एलसीएम का मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है सभी के टेबल में, 23 या 60, 15 4 60, 13 32 या 60 और 10 6 या 60। कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इन सभी के टेबल में आ रहा हो। तो सभी के टेबल में या तो आप ये प्रोसेस करें या तो आप बहुत जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करें कि इसमें पता लग जाए कि हमें इसका एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम आ गया, अब इन सभी के डिनोमिनेटर में हमें यही बनाना है। तो पहला क्या है, माइनस का 11/20 और बनाना है हमें 60, तो 23 जा, और ये हो गया माइनस का 33/60। क्लियर। इसके बाद दूसरा है 7/-15। ठीक है, देखिए माइनस अगर नीचे है तो आप चाहते हैं तो इसे ऊपर ले सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो 15 4 या 60 होता है, तो माइनस के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 4 जा 28 और 15 4 जा 60 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। क्लियर। नेक्स्ट है 17/30, तो 32 जा होगा 60, तो 34/60 और ये 10 6 जा 6 3 जा 18 और ये हो गया 60। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी के। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। माइनस में लगे हुए हैं सारे नंबर, इसका ध्यान रखिएगा, जो नंबर सबसे छोटा होगा वही नंबर सबसे बड़ा होगा, मतलब उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो देखिए सबसे छोटा नंबर है 18, लेकिन ये माइनस का है इसलिए सबसे बड़ा है, तो माइनस का 18/60। इससे छोटा होगा 28/60, इससे छोटा होगा 33/60 और फिर 34/60। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये आंसर दे रखा है हमारे इन नंबर्स में, भाई 18/60 कहां से आया है, माइनस का 3/10 से। 28/60 कहां से आया है, 7/-15 से। 33/60 कहां से आया है, 11/20 से। और 34 आया है माइनस का 17/30 से। तो अब इसके हम आंसर्स मैच करेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर 4 है दिया हुआ, जो कि बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। इसके बाद 35 दे रखा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल एबीसी इज 48। एक ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेल। तो 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं साइड के अकॉर्डिंग। अगर तीनों साइड इक्वल है तो वो कहलाएगा इक्विलैटरल, और अगर 2 साइड इक्वल है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइसोसेल ट्राइंगल, और कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलिन ट्राइंगल, ध्यान रखिएगा। अब ये दे रखा है इसमें, और इसका बेस दे रखा है 48, मतलब नीचे वाली लाइन दे रखी है 48 सेंटीमीटर की है। क्लियर। इसके बाद दे रखा है इसमें, इसका पूरा एरिया दे रखा है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स इक्वल साइड। इसकी जो इक्वल साइड्स हैं वो हमें इसकी एक लाइन फाइंड करनी है। तो देखिए लेंथ फाइंड करने का अभी तक इसमें कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आइसोसेल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही मीडियन होती है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरफ। तो इस ट्राइंगल में हम लगा दें एरिया का फॉर्मूला, 1/2 होता है फॉर्मूला ट्राइंगल का एरिया का, बेस इंटू हाइट। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। 1/2 बेस हमें पता है 48, लेकिन हाइट नहीं पता है। इस 2 से इसे काट दीजिए, 24 आ जाएगा। अब 24 है यहां मल्टीप्लाई में, यहां आ जाएगा डिवाइड में, और ये चला जाएगा 7 जा। क्लियर। तो हमें पता लग गया कि हाइट कितनी है इसकी, 7। अब देखिए ये ट्राइंगल कैसा है, राइट ट्राइंगल। ये 90 डिग्री का एंगल, छोटा सा ट्राइंगल हमने यहां बना लिया है। राइट ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। हाइट हमें पता है 7, और ये इसे आधा कर रही है, मतलब ये हो गई 24। तो अब आप इसमें लगा सकते हैं
पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी। ये 90 के सामने वाली साइड है हाइपोटेनस, तो h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p है यहाँ पर 7, b है 24, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, 7 का 49, 24 का 576, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो h आ गया 25, मतलब ये लाइन आ गई 25, ये लाइन आ गई 25। ये कौन सी लाइन है, आइसोसेल ट्राइंगल की एक इक्वल साइड। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 25, और ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें बिल्कुल सही है। समझ में आ गया होगा आपके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, हमारी विद्यालय पाठचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुरक्षित करने के लिए युगल आधार वाक्य। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए। अगर खबोई फिर से आप दिमाग में ध्यान रखिए, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, तो उसमें क्या करा जाए कि उसके मस्तिष्क को कैसे व्यस्त रखा जाए, कैसे उसके मतलब हर एक उसकी एक्टिविटी को सही जगह लगाया जाए, ये भी एक टीचर का वर्क होता है। और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए और उनके जो इक्विपमेंट हैं उन सबको कैसे अच्छा बनाया जाए। नेक्स्ट है उसके बाद 37, विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया। थर्ड ऑप्शन है इसका भी, योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। यह सही है कि योग्यता के गणितीयकरण की अपेक्षा कि हम क्या करते हैं कि उनके कि कहां से उसके प्रक्रमण है उसके संबंधित ज्ञान के परीक्षण पर ज्यादा बल देते हैं, जो कि एक गलत है। तो ये क्या है, इसका एक असफलता का मुख्य कारण रहता है। क्वेश्चन नंबर इसमें 38 दे रखा है। इसके बाद एक शिक्षक शिक्षिका ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़ने वाली सभी संभव पंच वर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। 5 वर्ग दिए और वहां से कितनी भी फिगर बन सकती हैं वो कहा। इसके उपरांत 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़ने वाली संभव 6 वर्गाकारियों की संख्या ज्ञात करने को कहा, और इसी तरह आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार की गतिविधियों शिक्षार्थी की सहायता करती है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले उसने 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न में जा रहे हैं। तो पैटर्न में क्या हुआ, तो इसका फोर्थ वाला जो ऑप्शन दे रखा है कि संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में है। उसे इस तरह से ये भी पता लगेगा कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर से उसने 2 स्क्वायर को जब बराबर बराबर रखा, पहला स्क्वायर रखा, उसके बाद में बराबर दूसरा स्क्वायर रखा, तो उसे पता लगा कि क्या बना, ये वहां से रेक्टेंगल बन गया। और उसके बाद उसे फिगर की एक नई फिगर की पता लगा और पैटर्न भी बनता गया 3, 4, 5। तो इस तरह से पैटर्न पता लग रहा है उसे और आकृतियों का ज्ञान भी हो रहा है। नेक्स्ट है उसके बाद की जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी डैश के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। तो यह है खोजपरक उपागम, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लोरेटरी अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है इसमें, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें है कि जो विद्यालय गणित होता है उसमें बच्चे जो होते हैं उस ऐसी कंडीशन नहीं होते कि वो उनको रट ले हर चीज को। वहां पर उन्हें क्या करा जाता है, उसके माहौल को ऐसा बनाया जाता है कि वो हर चीज को समझे, वहां से कुछ उनके दिमाग में ऐसा रहे, रुके थोड़ी देर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंठस्थ करते हैं, तो ये इसमें ऑप्शन यहाँ पर ऐसा स्थिति में नहीं होता है। नेक्स्ट है इसके बाद 41, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो देता है परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि श्रेष्ठ है। जब वो लिख रहा है तो उससे बार बार गलती हो रही है, उत्तर मतलब सही तो बोल रहा है कि ये टीबी है, लेकिन जब वो लिख रहा है तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो उसे क्या करना चाहिए, हम ऐसे काम को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बार बार लिख के देखेंगे उसे। तो उसे फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा, उसे ऐसे कार्यपत्र देकर रिक्त स्थान बनने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्याएं हल की हुई हों, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया या ऑप्शन दे दिया या कुछ उसमें से पार्ट गायब है उसे हम कंप्लीट करें। तो ऐसे क्वेश्चन को देखकर हम उसके प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। कि है महत्वाकांक्षी का अर्थ यहाँ पर है, महत्वाकांक्षी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि एम्बिशियस, कि हम उसकी चाह रखते हैं। तो विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना, ये इसका एम्बिशन रहता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके यहाँ पर पेडागोजी क्वेश्चन कहां पर कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं इसमें। तो 43 दे रखा है, ए के पास बी से 20% अधिक धन है। ए के पास बी से और सी के पास बी से 20% कम धन है, तो ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है।
क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। 3 लोग हैं इसमें, एक है ए, एक है बी, एक है सी। ए के पास बी से 20% अधिक धन है। जब 20%, 10% की बात चल रही हो तो हमेशा 100 लेके करें क्वेश्चन। बी से 20% ज्यादा है, तो मान लिया हमने कि बी के पास कितना है 100, तो ए के पास कितना हो जाएगा 100 का 20%, 20 तो हुआ, तो इसके पास ज्यादा है मतलब 120। सी के पास बी से 20% कम धन है, इससे 20% कम धन है, तो कितना हो गया 80। हो गया ना आसान। अब पूछ रहा है कि ए के पास सी से कितना प्रतिशत अधिक धन है। ये ए रहे, ये सी रहे, इनके पास कितना प्रतिशत अधिक धन है। यदि पूछ रहा है कि कितना धन अधिक है, प्रतिशत धन कितना अधिक है, तो देखिए इसमें कितना ज्यादा है 120 माइनस 80, तो कितना हो गया 50 हो गया। इतना ज्यादा है, इससे परसेंट में कन्वर्ट कर दें तो इतना तो ज्यादा हुआ। जैसे प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, और इसकी परसेंट निकालते हैं तो जितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, तो 120 में से 80 क्या बचेगा 50। कितना प्रतिशत अधिक धन है। अभी हमने यहाँ पर क्या कहा था, 100 मानने का फायदा यही होता है कि बाद में आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो भाई कितना परसेंट अधिक धन है, 50% अधिक धन है। तो इसमें लिखा हुआ है इसका ऑप्शन नंबर जो 4th है वो बिल्कुल सही होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 44 पर। अगेन अ पेडागोगी क्वेश्चन। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्रित करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। सिमेट्रिकल पैटर्न मतलब कि कौन कौन से ऐसे दे रखे हैं कि हम उसे बीच में लाइन ड्रॉ करें तो दोनों नजर सेम रहे, तो वो सिमेट्रिकल लाइन होती है। यह कार्य शिक्षिका के डैश प्रयास को दोहराता है। तो भैया वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है कि रियल लाइफ के मटेरियल को उठा के वो मैथ से रिलेट कर रही है। तो वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं से साथ जोड़ने संबंधी ये हमारा ऑप्शन होगा। तो इसका क्वेश्चन जो होगा 3rd वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है उसके बाद 45 क्वेश्चन नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली एक संख्या से में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है। 3 अंकों की संख्या है, क्लियर। सैकड़े का जो अंक है वो इकाई से 7 बड़ा है। इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाए। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये हमारे पास 3 डिजिट दे रखी है। इसमें हम क्या करें, नंबर बना ले पहले। भाई नंबर ऐसी तो होता है 2 3 4, 3 डिजिट का कोई भी नंबर ले लीजिए, 7 6 5 8 2 6, तोड़ लीजिए इसे। एक्सपेंडेड ऑर्डर में ऐसी तो रहता है। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है, अभी ऐसा कोई हमारे पास नंबर तो है नहीं तो हम इसे लगा सकें, तो इसे हटा दिया हमने। क्या मान लिया इसकी जगह x/z मान लिया। तो 100 इंटू एक्स 10 इंटू वाई प्लस जेड, यही तो नंबर होगा 10 डिजिट 100 डिजिट का। अब ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, पहली वैल्यू दे रखी है इसमें कि 3 अंकों वाली एक संख्या है। सैकड़े का जो अंक है, सैकड़े का मतलब हो गया इकाई, ढाई, सैकड़ा, हिंदी वाली डिजिट होती है। तो सैकड़े का जो अंक है मतलब x जो है वो कितना है, इकाई से 7 बड़ा है। इकाई वाले से 7 बड़ा है, मतलब ये नंबर इससे 7 ज्यादा है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये नंबर इससे 7 ज्यादा है, मतलब इसमें से घटाएंगे तो 7 आएगा। आगे दे रखा है इस संख्या के अंकों को पलटने पर 100x/z की जगह हम क्या कर दें 100z 10y प्लस x। ठीक है, पलट दिया तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाता है। वास्तविक ये रही, इसमें से इसे घटा दिया, मतलब 100x प्लस 10y प्लस z में से घटा रहे हैं हम 100z प्लस का 10y प्लस का x। तो जो नंबर प्राप्त हो रहा है उसका इकाई का अंक क्या है। तो देखिए यहां पर सॉल्व कर लें इसे। 100x 10y प्लस z, ब्रैकेट खोलेंगे, सब माइनस के हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल भी हो जाएगा। 100x में से एक x गया तो बचेगा 99x, और z में से 900 मतलब एक z है, 100 z है, यहाँ पर बचेगा 99z।
99 यहां से कॉमन ले लें, बचेगा यहां पर x, यहां बचेगा z। क्लियर? x माइनस z की वैल्यू क्या है 7, तो 99 इंटू 7, तो 9 7 क्या हो गया 63। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया कि आपका इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने इसलिए नहीं कहा, केवल इकाई का अंक पूछ रहा है तो हमने इकाई का अंक यहां से फाइंड कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। इसमें रानी जो इस समय 22 वर्ष की है, वह हमीद से x वर्ष बड़ी है और 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी। निम्न में से कौन सा सत्य है? इस समय की बात चल रही है। रानी इस समय 22 साल की है, तो रानी की एज 22। पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं भैया, आप स्टैट में बैठे हुए हैं तो स्टैट में बैठने के लिए फिर आप सारे स्टेटमेंट नहीं लिखते फिरेंगे, ठीक है। ये हमीद से x वर्ष बड़ी है और हमीद आ जाइए, ये जो रानी है हमीद से कितना बड़ी है, x ज्यादा बड़ी है। मतलब अगर रानी की उम्र में से हम x को हटा दे जाए तो हमीद की उम्र आ जाएगी। तो हमीद कितने साल के हो गए 22 माइनस x के। क्लियर? 15 साल पहले, तो भैया अगर ये 22 साल की है तो 15 साल पहले रानी, लिख रहा हूं यहां पर 15 वर्ष पूर्व, रानी की एज कितनी हो जाएगी 22 माइनस 15, और हमीद भी तो कुछ कम होंगे, हमीद हो जाएंगे 22 माइनस एक्स माइनस का 15। क्लियर? अब इसमें कह रहा है कि जो हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी, ये उम्र इसकी 1/4 है, तो 22 माइनस एक्स माइनस 15 ये हमीद हो गए और रानी के 1/4 है, मतलब ये। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए आंसर को देखते हुए चलेंगे हम। इसमें इधर मल्टीप्लाई कर दें इसकी, तो ये हो जाएगा 4/4 इंटू एक्स और 4 15 जा हो गया 60 बराबर में 22 माइनस 15। तो कोई भी नंबर बराबर में, अच्छा बराबर में चल रहा है तो इस 60 को बराबर में ले जाएंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा और 15 इधर ऐसे कैसे है 4/, माइनस 4x और इस बाई को इधर लेकर आएंगे माइनस का हो जाएगा। तो 4/, में से एक बाई क्या बचेगा 3/, माइनस का 4x और इक्वल्स टू हो जाएगा 45। तो ये ऑप्शन नंबर इसका हमारे पास थर्ड सही है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित की शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है। तो गणित क्या करता है हमारे दिमाग में, करता है कि चाइल्ड की थॉट प्रोसेस को बढ़ाता है। बाकी सारी चीजें ज्यादातर रटने की होती हैं, लर्न करने की होती हैं, समझने की होती हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमारा माइंड ज्यादा यूज होता है। तो गणित बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना है। भाई ऑप्शन में गणित लिखा हुआ है तो सेकंड वाला ऑप्शन ही होगा, तो 47 का सेकंड पार्ट होगा। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट है इसके बाद 48, एक बेलन है सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर है 48, एक बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, थोड़ा सा इंग्लिश में आ जाए, 4 टाइम द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर का सीएसए का 4 टाइम का, देखिए 4 टाइम का मतलब 4 गुना हो गया, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कर्व सरफेस एरिया। जैसे कि ये हमारा, ये मैं बंद कर देता हूं, तो ये सिलेंडर है, इसके चारों ओर का एरिया, ऊपर का और नीचे का नहीं, केवल चारों ओर का एरिया, वो कहलाता है इसका सीएसए। तो वक्र पृष्ठीय, तो 4 इंटू सीएसए, समझ में आएंगे आप, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम सीएसए कहते हैं, 4 गुना उसके आधार के क्षेत्रफल के योगफल के 6 गुना के बराबर है। मतलब इक्वल है 6 टाइम द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। मतलब बेस सर्किल यहां बन रहा है, एक सर्किल यहां भी बनेगा सर्किल, तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, भाई नीचे का पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, इसके 6 गुना के बराबर है। मतलब सीएसए का 4 गुना इसके 6 गुना के बराबर है। यदि इस बेलन की ऊंचाई है 12, तो h बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्लियर हो गया होगा? तो भैया इसके लिए आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, सीएसए पता होना चाहिए, इसके बेस एरिया पता होना चाहिए। तो देखिए सिलेंडर का सीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच, और ये हो गया 6 2 12 इंटू पाई
आर स्क्वायर। भाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में एच दे रखा है, हमें निकालना है पहले आर। तो देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12, और एक आर से यहां पर एक आर कैंसिल हो गया, बचा यहां पर 2 और एच की वैल्यू 12, और इधर बचा आर और ये 3 भी बचा, तो 3 4 जा 12, तो ये रेडियस आ जाएगी इसकी 8। वॉल्यूम निकालने तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन में दे रखा है जो आंसर है वो पाई में है, तो हम पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे। आर की वैल्यू 8 का स्क्वायर और एच दे रखा है 12। 8 का स्क्वायर 64 इंटू 12, तो वो 12 4 जा 48, और 12 6 जा 72, और 6 हो गया 70, 72 और 4 76। तो आंसर आ गया 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ऑप्शन नंबर है इसका सेकंड, जो कि बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ये सभी फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ पर आप ना एक नंबर कटवा सकते हैं, और हर एक नंबर बहुत ही कीमती है। क्वेश्चन नंबर 49, अधिक गणित जानने की अपेक्षा ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। इट्स मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटिसाइज देन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। गणित का गणितीकरण करने से पहले हमें गणित को जानना जरूरी है। ये किसने कहा है? ये कहा है हमारे डेविड विलर ने। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, और इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 50 में दे रखा है किसी त्रिभुज का एक कोण 130 है, शेष दो कोणों के समद्विभाजक के बीच बने कोण का माप क्या होगा। देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसका एक कोण दे रखा है 130 डिग्री। बाकी दोनों बचे हुए कोण जो हैं उनके समद्विभाजक के बीच, इसका समद्विभाजक ये जा रहा है और इसका समद्विभाजक ये जा रहा है, तो इनके बीच में यहां जो कोण बन रहा है वो हमें फाइंड करना है। क्लियर हो गया? तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के बारे में। तो एक सिंपल सा तरीका क्या है इसमें, देखिए ट्राइंगल के 3 कोने ए बी सी, ना हमें बी पता है ना हमें सी पता है, हमें पता है केवल ए, लेकिन हमें यह पता है कि तीनों का सम जो होता है वो होता है 180। हम इस जो आधा हुआ है इसे x लिख लें और इसे y लिख लें, लिख सकते हैं ना। तो a की वैल्यू पता है तो वही पुट कर लें, इसे ऐसे ही रहने दो, इसे ऐसे ही रहने दो। भाई b का जो आधा पोर्शन है उसे माना मैंने x, ध्यान रखिएगा, और c के भी 130 को ले जाओ बराबर में, हो गया माइनस, और बचा हमारे पास 50। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें लेना है ये ट्राइंगल। तो इसमें आ रहा है b का आधा और c का आधा, डिवाइड कर दें 2 से दोनों तरफ, तो b/2 c/2 और बराबर में 50/2 डिवाइड कर दें, तो ये हो गया 25। तो b के आधे को हमने लिखा था x, c के आधे को लिखा था y, और ये रह गया 25। बात समझ में आ गई? हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। अगर दो को जोड़ के 25 आ रहा है तो यहां पर आप डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हैं, तीसरा एंगल तो 155 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकंड सही, 155। चाहे तो आप निकाल सकते हैं ट्राइंगल में लगा के, ये प्लस ये बराबर 180। भाई दो एंगल 25 डिग्री के हैं, तो तीसरा एंगल जो बचा वो 155 का ही तो होगा, 180 में से 25 को घटा दीजिए। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर, यहां पर ये 50 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 दे रखा है किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ग का क्षेत्रफल, और मान लीजिए वर्ग की साइड है a, तो उसका एरिया होता है a², और वृत्त का क्षेत्रफल रेडियस मान लो r, तो हो गया πr²। वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है, तो 16/पाई के आगे लगा दो, भाई ऐसे तो लिखेंगे, भाई ये इसका एरिया इसके का 16/पाई है, तो 16/पाई हमने यहां लिख दिया।
आगे पूछ रहा है कि वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात निकालना है। वृत्त का व्यास ध्यान रखिएगा, तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। यहां से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चला जाता है स्क्वायर रूट। भाई 16 होता है 4 का, तो 4 बाहर और आर स्क्वायर से आर बाहर। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, इसके अपॉन में 4 ले जाइए तो रेडियस हो गई a/4। क्लियर हो गई होगी बात यहां तक। हमें निकालना है कि वर्ग की भुजा और वृत्त का व्यास। वर्ग की भुजा होती है a और वृत्त का व्यास होता है, रेडियस अगर r है तो व्यास का मतलब डायमीटर d, a और डायमीटर का मतलब रेडियस का डबल। भाई a की वैल्यू क्या है, a को तो a ही रहने तो चलिए, और रेडियस कितनी है a/4, अभी हमने निकाली यहां से, मतलब 2 इंटू a/4। ये जो नंबर होता है ये पहुंचता है सबसे ऊपर, तो a इंटू 4 और 2 इंटू a, इससे ये कैंसिल और ये 2 2 जा 4, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही। समझ में आ गया होगा आपके। तो क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं, इससे पहले आप इसे नोट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, सॉरी 55 नहीं 52 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है, इफ x इज एन इंटीजर देन x प्लस 1 का पावर 4 माइनस x माइनस 1 की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन है x प्लस 1 की पावर 4, x माइनस 1 की पावर 4 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये किससे हमेशा डिवाइड होगा। तो देखिए जिसका मल्टीपल होगा उससे हमेशा डिवाइड होगा। अगर आपको कोई नंबर आता है 2x, इट मींस वो 2 से डिवाइड हो सकता है, अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा। 4x तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसे सॉल्व करना होगा, उसके लिए आपको एक आइडेंटिटी याद करनी होगी इसके लिए, कि अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन ये तो ऐसे भी नहीं लिखा हुआ है, ये तो पावर 4 है, तो पावर 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, तो x प्लस 1 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। अब ये पूरा नंबर 1 और ये पूरा नंबर b, तो इन पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक बार हम क्या करें, इन्हें प्लस करके लिख दें और एक बार लिख दें इन्हें हम माइनस करके। समझ में आ गया होगा। अब क्या करें इनको, अब इनको आप क्या करेंगे, इनमें आप फॉर्मूला खोल दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर नहीं खोलते हैं तो यहां पर लगा दीजिए आप, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला खोलेंगे तो आप इसमें से a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। यहां पर a और b की जगह x और 1 है सभी जगह में, तो हम यहां पर खोलना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स, सभी जगह यही आएगा, बस प्लस माइनस का आएगा। यहां पर भी ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट बंद। अब इसकी बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यहां माइनस लगा हुआ है तो ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में लिखिएगा। क्लियर। सॉल्व करने देखिए, माइनस 2x ही 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2 और 1 और 1 2। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ब्रैकेट खोलेंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे और जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का। ये दोनों ही कैंसिल हो गए और 2 हो गए 4x। देखिए यहां दोनों जगह से हम 2 बाहर कॉमन ले सकते हैं, और ये 2 4 जा 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए पूरे के बाहर 8 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। इट मींस ऑप्शन नंबर जो हमारा 4th है वो बिल्कुल सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट है इसके बाद द क्वेश्चन नंबर 53।
द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1440, नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगॉन इज। तो एक फॉर्मूला होता है इसका, देखिए हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही है, उसको बहुत ध्यान रखिएगा आप। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। क्वेश्चन में इसका आंसर दे रखा है कि इसका आंसर है 1440 और हमारे पास है n-2 इंटू 180। ये पूरा नंबर बाहर है, इससे 0 कट सकता है। अब 18 को 18 से काट दीजिए, 8 जा गया, -2 को इधर लेके आ जाइए, प्लस का हो जाएगा और ये हो गए 10। तो उस पॉलीगॉन की साइड कितनी होंगी, 10, और ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आपको छोटी छोटी सी ट्रिक है, छोटी छोटी सी आइडेंटिटी है, वो आपको रिवाइज करनी होंगी। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, तब तक आप इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। इसमें इफ ए बी सी आर द रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ द फेस एजेस वर्टिसेस ऑफ अ पेंटागोनल पिरामिड। तो पेंटागोनल पिरामिड और किसी भी तरह का पिरामिड आता है, स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो पिरामिड बनाना आपको आना चाहिए। वहां से आप फेस एज जो भी है इसकी वर्टिस सारे निकाल सकते हैं। अगर डायग्राम नहीं आता है तो बिल्कुल बेकार। तो देखिए पेंटागोनल का मतलब इसमें 5 साइड हो, 1 2 3 4 5, ये पेंटागोनल हो गया, पेंटागन हो गया। पिरामिड बनाना है भाई, ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगुलर बनाना है, स्क्वायर पिरामिड बनाना है, रेक्टेंगुलर पिरामिड बनाना है, सबके लिए बता रहा हूं। ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए सब जगह और इसके सारे वर्टिसेस को मिला दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर? देखिए ट्राइंगल में भी बन गया, ये सबसे आसान है। थोड़ा बहुत ऊपर ले लिया हमने, चलिए नीचे ले लेते हैं। ये पेंटागोनल पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड। क्वेश्चन है हमारे पास पेंटागोनल पिरामिड का। ए दे रखा है, 3 चीजें हैं, ए बी और सी। ए यहां पर है फेसेस, बी है एजेस जो किनारे कहलाती हैं, और सी है वर्टेक्स, वर्टिसेस दे रखा है। पूछ रहा है इसमें ए माइनस बी प्लस सी का होल अपॉन 2, ए माइनस बी प्लस सी के अपॉन में 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 2। क्लियर? तो पहले हमें ए बी सी की वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। भाई कितने फेसेस हैं? सबसे पहले बनाया था मैंने पेंटागन, तो नीचे वाला एक फेस, 1 फेस। इसके बाद देखिए हर 2 साइड से ऊपर को मिलाया गया है, मतलब हर 2 साइड ऊपर एक पॉइंट से मिलकर बना रही है ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल ये बनाया, 2 3 4 5, 5 फेस ट्राइंगुलर और एक पेंटागोनल, मतलब 6 फेसेस हो गए। क्लियर? एजेस का मतलब किनारे, बहुत ही आसान है। लाइन गिन लो सारी कितनी भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई सारी लाइन जितनी दिख रही है सारी काउंट कर लो। क्लियर? वर्टेक्स मतलब पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब यहां पर 2 लाइन या 3 लाइन मिल रही है, मतलब कोई भी पॉइंट, कोई भी इसका कोना, वो हमें लेना है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 6 अपॉन 2 माइनस 2। 6 और 6 12 में से 10 क्या बचेगा, 2 अपॉन 2 माइनस 2। यहां बचेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 बचेगा -1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। समझ में आ गया होगा। आसान कब लगा? जब आपको डायग्राम बनाने आते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पिक्चर, कौन सा पिरामिड हमारा कैसा है। और हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है कि पिरामिड हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, या कोई सा भी हो। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। 55 पर आते हैं। 55 दे रखा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से यथार्थ चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम है। सबसे पहले
72 के गुणनखंड देखने, मतलब कौन कौन से नंबर हैं जो इसको काट सकते हैं। काउंट करें, देखो 1 तो सबको काट देता है, 2 इसलिए काट देगा क्योंकि इवन नंबर है, साथ साथ में मैं आपको डिविजिबिलिटी भी चेक कराते रहूंगा। 3 का क्या रूल है, नंबर को जोड़ लो, 7 2 9, 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 का रूल है कि लास्ट की 2 डिजिट किसी भी नंबर की अगर डिवाइड हो सकती है तो वो नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो है ही 2 डिजिट, तो डिवाइड करके देखोगे हो जाएगा। 5 भाई जिसके लास्ट में 0 और 5 आएगा वही तो होगा, तो ये 5 का तो मतलब ही नहीं बनता। 6 तो 6 से कट जाएगा, जो नंबर 2 और 3 से कट सकता है वो 6 से भी कट जाएगा। 7 से नहीं कटेगा। 8 9 जा, 9 8 जा, क्लियर। इसके बाद 10 आता है, 10 से नहीं कटेगा क्योंकि जिसके लास्ट में 0 नहीं है। 11 12 6 जा, इसके बाद 13 से नहीं कटेगा। 14 15 16 पढ़ते जाएंगे यहां से जहां जहां तक जाता रहेगा। इसके बाद सीधे 12 के बाद सीधे आएगा 18, और चेक कर ले हम, 8 9 जा, 9 8 जा और 12 6 जा। इसके बाद 5 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं 18 4 जा, 36 2 जा और 72 1 जा। अभी एक नंबर और रह गया है इसमें, 18 4 जा, 36 2 जा, मतलब 3 से भी कटना चाहिए यहां पर, 24 3 जा। तो यहां पर टोटल इसके गुणनखंड हो गए 12 फैक्टर्स, इसके मल्टीपल्स, सॉरी फैक्टर्स। तो इसमें पूछ रहा है कि 11 से कम की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल आउटकम नीचे और ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम। तो टोटल कितने हैं, 12। फेवरेबल का मतलब 11 से कम, तो 11 से कम कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7/12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/12। फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। क्लियर हो गया, आसान है। नेक्स्ट है इसके बाद 56 क्वेश्चन। अंडर रूट में बना हुआ है 500 और बाहर लिखा हुआ है 3, इसे कर्ली कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं शर्ड। और इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 16 और बाहर भी लिखा है कर्ली में 3। तो जब भी सेम अगर रूट के बाहर नंबर है तो हम उसे एक रूट में लिख सकते हैं, तो हम इसे एक रूट लगा दें, 500 मल्टीप्लाई 16, 16 5 जा 16 5 80 और 2 0 लगा दें। फैक्टर कर ले तो 8 को हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 into 1000। भाई छोटे छोटे फैक्टर करेंगे हम इसके, या तो आप बिल्कुल सारे फैक्टर कर दो 2 5 2 5 2 2 में, 2 into 2 into 2 और ये हो गया 10 into 10 into 10। यहां तक समझ में आ गया होगा आपके, कोई इसमें हार्ड चीज नहीं है। और इसके बाद 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब ये है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर 3 बार आ रहा है तो वो 1 बन के बाहर आ सकता है, मतलब 3 का पेयर बनेगा। ये 1 बन रहा है बाहर, ये 1 बन रहा है बाहर। आंसर हो गया 20, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। समझ में आ गया होगा 56 क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद 57 पर। 57 क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर डिफरेंट इंटीजर, इंटीजर्स दे रखे हैं। इंटीजर्स मतलब कौन से नंबर होते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, 1 2 3 इंफिनिटी, -1 2 3 माइनस इंफिनिटी विद 0, ये इंटीजर कहलाते हैं। और इस तरह से दे रखे हैं कि पहला नंबर लेस देन दूसरा, लेस देन तीसरा, लेस देन 0। 0 से छोटे हैं, तो 0 से छोटे का मतलब है कि सारे नेगेटिव नंबर हैं, पॉजिटिव नहीं है। भाई 0 से छोटा तो नेगेटिव हुआ ना। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब चलो ऑप्शन भी लिख देते हैं इनके। पहला है इसमें a + b ग्रेटर देन c, क्या ac बड़ा होगा ab से, क्या a + c छोटा होगा b से, या ab छोटा होगा c से। तो देखिए यहां पर 0 से छोटा है, इसका मतलब तीनों नंबर लेने हमें माइनस के हैं, और माइनस का नंबर जितनी वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो नंबर उतना ही छोटा होता है। जैसे कि -7 और -1, तो दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ, -1। ध्यान रखिएगा नंबर लाइन पर ये 0 है, यहां -1 आएगा, यहां -7 आएगा। हमेशा राइट हैंड, सीधा हाथ ही सही है, हमेशा राइट हैंड वाला नंबर लेफ्ट हैंड वाले नंबर से बड़ा होगा, इसका ध्यान रखिएगा।
तो हम यहाँ पर 3 नंबर ऐसे ले लें, मान लिया हमने ले लिया -1, -2, -3। भाई एग्जाम्पल ले सकते हैं आप भी कोई सा भी। सबसे बड़ा C है तो ये हो गया C, उससे बड़ा B है, उससे छोटा B है और उससे छोटा A है। ठीक है, अब इसके बाद क्या A + B C से बड़े हो सकते हैं? A + B का मतलब 3 -3 या -2 कितना हो गया? -5। बड़ा हो सकता है -1 से? गलत है, -5 इधर आएगा, -1 इधर आएगा, हो ही नहीं सकता बड़ा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। सेकंड वाले आते हैं, AC की मल्टीप्लाई करें A × C, मतलब -3 × -1 हो गया 3, बड़ा होगा। AB A × B -3 × -2 प्लस का 6, क्या ये सही है? भाई 3 कैसे बड़ा हो सकता है 6 के? ये प्लस के है ना नंबर, तो ये भी गलत। A + C छोटा होगा B से, A + C मतलब -3 और -1 क्या हो गया? -3 छोटा होगा B से, मतलब B का मतलब -2, ये सही है। -2 राइट में आता है, -3 लेफ्ट में आता है, -2 हमेशा बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा C वाला बिल्कुल सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये इस तरह का क्वेश्चन। A बराबर दे रखा है √ के अंदर 2013 का स्क्वायर प्लस 2, तो 58 में दे रखा है कि 213 का स्क्वायर है प्लस 213 प्लस 214, या तो स्क्वायर करें, दोनों को ऐड कर लें, नहीं तो आप ऐसा करें, इन दोनों में से हम 213 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहां बचेगा, स्क्वायर है तो एक नंबर बचेगा और यहां बचेगा 1, बाकी यहां तो एक 2014 है लिखा हुआ। अब 2013 में 1 और ऐड कर दिया तो क्या बन गया? 2014, और एक हमारे पास इधर है चल रहा है, यहां से और यहां से 2014 कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 2013 और प्लस 1, और ये सब नंबर चल रहा है √ में। तो 2014 और ये भी क्या बन गया? 2014, और यहां पर एक पेयर बन चुका है, तो आंसर भी क्या आ जाएगा हमारा? 2014। मींस ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल सही होगा इसका। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 में दे रखा है 2 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य का मतलब 2 प्राइम नंबर दे रखे हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा, जिनके 2 ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, तो केवल 2 फैक्टर रखते हो। जैसे कि स्टार्ट कहां से होता है? 2 से। 1 भी नहीं आता है क्योंकि 1 का ना तो 1 का एक ही फैक्टर होता है 1, तो इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कि 7 ले लिया, 7 ले लिया, 9 नहीं हो सकता, 5 ले लिया, 3 ले लिया, 11 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, इस तरीके से बहुत सारे नंबर है। अब ऐसे 2 प्राइम नंबर का एलसीएम 161 दे रखा है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन जब 2 नंबर हमने प्राइम लिए हैं तो उसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 161 आया है वो 2 ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करके आया है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसे हम देखिए किससे डिवाइड कर सकते हैं? 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा, तो 7 × 23, इन दोनों का एलसीएम है ये। यहां तक बात समझ में आ गई होगी? भाई एलसीएम का मतलब क्या हुआ? कॉमन। तो जब हमने नंबर प्राइम लिए हैं तो कॉमन तो आएगा नहीं, इसका मतलब है कि दोनों की मल्टीप्लाई करके ये एलसीएम आया होगा। तो ये 2 नंबर हमने तोड़ के देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए, जिससे कट जाएगा 1 से 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से कटेगा। अब इसके बाद x बड़ा है 22 से, मतलब ये हो गया हमारा x और ये नंबर हो गया y। क्लियर? अब इसमें दिया है कि 3y - x, तो 3y - x की वैल्यू, तो 3y की वैल्यू हो गई 23 माइनस, नहीं सॉरी, y की वैल्यू तो 7 है, इन -x 23, तो 3 7 जा 21 माइनस 23 माइनस का 2, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4th वाला बिल्कुल इसमें सही हो गया। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है और इसमें हमारे दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि हमारी बहुत छोटी क्लासेस में आता है 8
8290 और 4 टाइम 0 दिया हुआ है। 8290 क्वेश्चन के नंबर को बस केवल ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि डिजिट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसको मानक रूप में लिखना मतलब इसे लिखना हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कोई भी नंबर दे रखा है, आप उसके लेफ्ट से पहले डिजिट को अगर 0 नहीं है तो वहां पर पॉइंट लगाना है। यहां कहीं भी पॉइंट नहीं है तो यहां है पॉइंट, जिसके कहीं पॉइंट नहीं होता वहां पर लास्ट में होता है। यहां से उठा के हमें पॉइंट लेके आना है यहां पर 2903। आगे 0 आप चाहे लिखें या ना लिखें, क्यों? क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 ही है, तो पॉइंट के बाद की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमने इसके 0 को नहीं लिखा है। कितने डिजिट्स आ गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? अब इसके बाद लिखा हुआ है कि इसको हमने लिख दिया है k into 10 to the power n। तो k की वैल्यू क्या है? 8.2903 और n क्या है? 8। क्लियर? इसमें पूछ रहा है कि k प्लस n क्या होगा, जोड़ दें भाई, यहां और यही तो ऐड होगा, 8 और 8 16। तो ये ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो बिल्कुल सही होगा। तो ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था, सीटेट सितंबर 2014 बुकलेट कोड आर का क्वेश्चन नंबर 60 था। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।